नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कैरियर एंड मोटिवेशन में स्वागत है। ये वीडियो मुख्य रूप से असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा तथा यूजीसी नेट के जो अभ्यर्थी हैं उनके जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है उसके लिए, जिसमें कि हायर एजुकेशन संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त आपका असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर के में भी हायर एजुकेशन में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं और विभिन्न एजुकेशनल इंटरव्यू में इस प्रकार के इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम NME-ICT एवं समर्थ इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप NME के बाद ICT अलग से याद रख लें तो आपको याद हो जाएगा बहुत आसानी से। NME-ICT, ICT का फुल फॉर्म पता ही होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और पहला जो NME है इसका मतलब है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। ठीक है, तो NME-ICT का मतलब समझ गए, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए 2009 में हायर एजुकेशन को डिजिटलाइज करने के लिए ये परियोजना लाई गई थी। NME-ICT बहुत इम्पोर्टेंट परियोजना थी। उस समय भारत सरकार का MHRD होता था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि बाद में सन 2020 में 30/7/2020 जब NEP आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उस समय MHRD का नाम बदलकर 30/7/2020 को हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया था। तो ये उस समय MHRD के तहत 2009 में इसको प्रारंभ किया गया था। साक्षात्कार में आप पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कब सृजित हुआ, ये विभाग मंत्रालय, और इस मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से विभाग हैं। तो इस मंत्रालय के अंतर्गत दो विभाग हैं, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और दूसरा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तो MHRD के जगह पर 30 सितंबर 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जन्म हुआ। तो ये जो आपका नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये 2009 में भारत सरकार की परियोजना आ गई थी। तत्समय मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी, और इस NME-ICT के अंतर्गत तमाम परियोजनाएं स्टार्ट हुई थी, जैसे स्वयं प्रभा, ई-यंत्र और ई-PG पाठशाला। स्वयं का अपना एक ये एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म होता है, आप लिख लीजिएगा, SWAYAM का। स्वयं का मतलब है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। इसका उद्देश्य था कि ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देना, ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल खोलना, मुफ्त कोर्सेज चलाना, ठीक है। और इसी के अंतर्गत मॉक MOOC मॉक पोर्टल स्टार्ट किया गया था। एक मॉक प्लेटफॉर्म था जिसका फुल फॉर्म था मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, MOOC, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। ये NME-ICT के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था। स्वयं पोर्टल चलाया गया था, स्वयं प्रभा चलाया गया था। स्वयं प्रभा DTH चैनल के माध्यम से 24 आवर चलते थे, 24/7। आपने देखा होगा कि स्वयं प्रभा के अंतर्गत तमाम आपके चैनल होते थे, उन चैनल में विभिन्न कोर्सेज चलते रहते थे हमेशा। ई-यंत्र नाम का पोर्टल चलाया गया था, या भी ऑनलाइन एजुकेशन था। IIT मुंबई और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मिलकर रोबोटिक जो पढ़ाई थी, रोबोटिक शिक्षा थी, एजुकेशन थी, उसके लिए ई-यंत्र योजना चलाई थी। ई-PG पाठशाला, यह भी एक ऑनलाइन पढ़ाई का तरीका था, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के परास्नातक का सिलेबस इसके अंतर्गत आता था। तो NME-ICT इस कार्य के लिए लाया गया था।
कुल मिला के हम कह सकते हैं एजुकेशन के डिजिटलीकरण के लिए, ठीक है, आपका ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के उद्देश्य से। इसी के अंतर्गत 2019 में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल लाया गया समर्थ, जिसका फुल फॉर्म रखा गया, एक प्रकार से पूरा नाम है समर्थ ई गवर्नेंस सूट। समर्थ ई गवर्नेंस इसको बोलते हैं, और हर हायर एजुकेशन संस्था में इसको हम समर्थ पोर्टल के नाम से जानते हैं। अब जो समर्थ ई गवर्नेंस जो सूट है, यहाँ पर सूट का मतलब ये है कि एक कंप्लीट सेट, ये कंप्लीट सेट है, किसी ई गवर्नेंस का या ऑनलाइन का कोई एक प्लेटफॉर्म इसके अंतर्गत नहीं है। इसके अंतर्गत कई मॉड्यूल हैं, ये अपने आप में एक कंप्रहेंसिव पूरा मॉड्यूल है, और हम यह कहें कि इसमें कम से कम 42 मॉड्यूल हैं। सब मॉड्यूल और मॉड्यूल मिलाकर लगभग 42 मॉड्यूल हैं। यानी कि जो हम भारत सरकार या राज्य सरकार, आप ये मान के लिए कि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो आप जो ई पोर्टल के माध्यम से अलग अलग कामों को करते हैं वो सब समर्थ में है। जैसे आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप देखते हैं कि ऑफिस के काम को आप ई ऑफिस के माध्यम चलाते हैं, इसका आप अलग पोर्टल है। PFMS आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो बजट आता है उसको आप PFMS के द्वारा अकाउंटिंग करते हैं। तीसरा आपका IGRS, जो आपके पब्लिक ग्रीवेंसेस होते हैं तो आप IGRS पोर्टल से काम करते हैं। चौथा है आपका पेंशन पोर्टल, जब आप पेंशन का अलग काम करते हैं तो आप पेंशन पोर्टल में जाके अपलोड करते हैं। आपका अगला पोर्टल है DDO पोर्टल, आप DDO पोर्टल के माध्यम से सारे काम को करते हैं। आपका परचेज या कोई और काम करते हैं तो जेम के माध्यम से करते हैं। इन सभी जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग पोर्टल बनाए गए हैं, इन सभी कामों को हायर एजुकेशन में समर्थ पोर्टल इस काम को पूरा कर देता है। इसका हमने प्रारंभ इसी उद्देश्य से किया कि हायर एजुकेशन में ट्रांसपेरेंसी है, काम करने में सरलता है और स्टूडेंट्स को आसानी रहे, और आपका ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से ये सारे काम आसानी से होते रहे। इसका उद्देश्य ही ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य ही प्रशासनिक एवं शैक्षणिक कार्य का डिजिटलीकरण करना है। प्रशासनिक कार्यों का भी इसमें डिजिटलीकरण है, केवल एकेडमिक कार्यों का डिजिटलीकरण नहीं है बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का भी डिजिटलीकरण है। कैसे डिजिटलीकरण है, अभी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। समर्थ पोर्टल का उद्देश्य डिसीजन मेकिंग को मजबूत करना है। समर्थ पोर्टल का उद्देश्य डेटा आधारित डिसीजन मेकिंग करना है, ठीक है। समर्थ पोर्टल का उद्देश्य पेपरलेस काम को करना है, और इसका जो आपका समर्थ पोर्टल का एक उद्देश्य और यह भी है कि छात्रों, टीचर्स, एम्प्लॉइज यानी कि स्टूडेंट्स, टीचर, एम्प्लॉइज को सभी को हम इंटीग्रेटेड सेवाएं प्रदान करें। सेवाएं प्रदान का मतलब कोई भी काम अगर हायर एजुकेशन के किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, यूनिवर्सिटी को या अन्य किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कोई भी काम करना है तो उसको समर्थ पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब हर हायर एजुकेशन का एक समर्थ पोर्टल बना दिया गया है, ठीक है। उसके डोमेन नाम में बस चेंज किया जाता है। मान लीजिए लखनऊ यूनिवर्सिटी है तो हम ये कर देंगे LU samarth.edu.in, ठीक है। अगर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है तो हम लिख देंगे jnu.samarth.edu.in, ठीक है। मतलब कि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक डोमेन नेम होगा, और जब उसको आप जाएंगे उसमें अपना लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, आपका पासवर्ड खुल जाएगा, आपको सारी फैसिलिटीज मिलने लगी। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप टीचर्स हो, जो भी स्टेक होल्डर्स है उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी एक स्टेक होल्डर होगा उस समर्थ पोर्टल में जाकर अपने आप को रजिस्टर करने के पश्चात आप अपने जो भी सुविधाएं चाहिए उस यूनिवर्सिटी से आपको मिल जाएगी, यानी कि पेपरलेस ऑनलाइन पूरी व्यवस्था हो जाएगी, ठीक। अब इसको बात आता है, अब आपको फिर एक संक्षेप में आप एक डेफिनेशन समझ लीजिए कि समर्थ पोर्टल का उद्देश्य विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं,
हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लगभग सभी प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, शैक्षणिक, एकेडमिक और वित्तीय कार्यों, फाइनेंशियल वर्क्स, अकाउंटिंग वर्क को ऑनलाइन, ट्रांसपेरेंट और पेपरलेस एवं सुगम बनाना है। मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा से रिलेटेड चीज हो या शिक्षा के प्रशासनिक मामलों से रिलेटेड चीजें हैं या एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं या उसके अकाउंट से रिलेटेड चीजें हैं या उसके रिसर्च से रिलेटेड चीजें हैं या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें हैं या उसके स्टॉक से रिलेटेड चीजें हैं, कोई भी काम अगर एजुकेशन से संस्थाओं में कोई भी काम है उसको आप ऑनलाइन तरीके से ही सॉल्व करेंगे। और जो जो काम एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आते हैं उनको विभिन्न मॉड्यूल में उस पूरे एप्लीकेशन में सेट कर दिया गया है। अब देखिए, समर्थ के विभिन्न मॉड्यूल्स का हमने उल्लेख किया है। छात्र एवं शैक्षिक मॉड्यूल, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूल, फाइनेंस अकाउंट्स मॉड्यूल, आपका कम्युनिकेशन मॉड्यूल, रिसर्च एंड क्वालिटी मॉड्यूल, ये सारे मॉड्यूल हैं। कम्युनिकेशन एंड आईटी मॉड्यूल, ये सारे मॉड्यूल हैं और इन मॉड्यूल में लगभग 40 to 42 वर्ग जुड़े हुए हैं। जैसे कि किसी स्टूडेंट्स को अगर किसी यूनिवर्सिटी में, किसी हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना है तो जब वो अपना समर्थ पोर्टल में जाके अपने यूनिवर्सिटी के समर्थ पोर्टल में जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लेगा, लॉगिन कर देगा, पासवर्ड ले लेगा, उसके पश्चात वो निम्न काम अपने स्टूडेंट्स मॉड्यूल में कर लेगा। कौन कौन से कर लेगा काम? प्रवेश, एडमिशन मैनेजमेंट, एडमिशन मैनेजमेंट पे जाएगा तो एडमिशन की जो जो प्रक्रियाएं होंगी उसको आप ऑनलाइन फॉर्म भी भर लेगा। छात्र पंजीकरण, छात्र अपना पंजीकरण भी कर लेगा। परीक्षा प्रबंधन, एग्जामिनेशन मैनेजमेंट में होगा, यानी कि एग्जामिनेशन के सारे फॉर्म वगैरह सब उसी में भर देगा। आपके रिजल्ट भी आपको अपने समर्थ पोर्टल में दिखने लगेगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना और अपने इनरोलमेंट डालेंगे, आपका रिजल्ट आ गया होगा तो आपके मार्क्स, आपके मार्कशीट सामने दिख जाएगी। डिग्री और प्रमाण पत्र, अगर आपको डिग्री लेनी है तो आप अपने समर्थ पोर्टल में जाएंगे, फॉर्म फिल करेंगे, फीस जमा करेंगे और आप जब आपको डिग्री पब्लिश हो जाएगी तो आपके उसी पोर्टल में आपको डिग्री मिल जाएगी और वो डिग्री डिजी लॉकर में भी चली जाएगी। ठीक। हॉस्टल प्रबंधन, अगर आपको हॉस्टल अलॉट कराना है तो उसी आपको आपके समर्थ पोर्टल से अपने लॉगिन से आप अप्लाई कर सकते हैं हॉस्टल के लिए। स्कॉलरशिप या फी प्रबंधन, आपको अपना फी जमा करना है, स्कॉलरशिप मिलनी है तो आप उसी में अपना फॉर्म भर देंगे आपके समर्थ पोर्टल के माध्यम से। पहले ईआरपी के माध्यम से काम होता था, वो एक थर्ड पार्टी इस काम को करती थी, लेकिन जो समर्थ पोर्टल है ये गवर्नमेंट का अपना पोर्टल है और इसको एनआईसी ने और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, भारत सरकार के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर भारत सरकार के एनआईसी ने, इन दोनों ने मिलकर इस पोर्टल को तैयार किया है। तो थर्ड पार्टी पोर्टल नहीं है, गवर्नमेंट का पोर्टल है। शैक्षिक कैलेंडर प्रबंधन, आपको अगर समर्थ पोर्टल ही आपको दिखा देगा कि एजुकेशन कैलेंडर प्रबंधन इस वर्ष के यूनिवर्सिटी का क्या है। ठीक। ऐसे प्रशासनिक मॉड्यूल, यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन अपना जो भी काम कर रहा है, अपने एम्प्लॉई का रिक्रूटमेंट कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, लीव सैंक्शन करनी है किसी टीचर की, एम्प्लॉई की, उसके अटेंडेंस लगाना है, तो सारा का सारा समर्थ पोर्टल में ही से ही काम होगा। आप अपने समर्थ पोर्टल में जाएंगे तो आप अपनी उपस्थिति, आप अपने अवकाश, आप अपने एम्प्लॉई के एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या क्या सेवानिवृत्ति लाभ है, उस पोर्टल में इन सब का उल्लेख होगा। यहाँ तक कि ई फाइल और ई ऑफिस, जो भी अब यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अगर कोई काम करेंगे, ई ऑफिस से काम करेंगे, पेपरलेस काम करेंगे, तो वह भी समर्थ पोर्टल के माध्यम से करेंगे। तो एक समर्थ पोर्टल कैसा पोर्टल हो गया? एक कंप्रहेंसिव इंटीग्रेटेड सूट हो गया, जो इसका नाम है समर्थ ई गवर्नेंस सूट। तो इसको आप कह सकते हैं कि एक ऐसा ई गवर्नेंस जो कि एक कंप्रहेंसिव और कई कामों को मिलाकर
बनाया गया है। केवल स्टूडेंट्स का एडमिशन ही समर्थ के तरफ से नहीं होता है, समर्थ पोर्टल से केवल स्टूडेंट्स की मार्कशीट ही समर्थ से नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करेगा समर्थ से। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी का हायर एजुकेशन का पूरा सिस्टम समर्थ से चलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो जाएगी, सभी लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, कभी भी उसका आपके कभी भी उसका ऑडिट हो सकता है। ठीक, और ई ऑफिस के माध्यम से, फाइलिंग के माध्यम से कोई भी डेटा के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा एक परमानेंट डेटा हो जाएगा। ठीक, तीसरा काम क्या है समर्थ पोर्टल में, अकाउंट्स एंड फाइनेंस का काम करना। सारा बजट आपके, जैसे कि अभी बजट पीएफएमएस में आता है, आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो आप देखते होंगे कि स्पर्श, एनएसए स्पर्श और पीएफएमएस, भारत सरकार अपने इन्हीं प्लेटफॉर्म पर बजट को अलॉट करती है। अब लेकिन जो यूनिवर्सिटी का हायर एजुकेशन का बजट होगा वो समर्थ पोर्टल में आएगा, और भारत सरकार से पूरा समर्थ पोर्टल जुड़ा हुआ है, एजुकेशन के सारे संस्थाओं को जोड़ दिया है। आपकी क्रय और निविदा के आपका जो भी एडवर्टीजमेंट होगा सारा समर्थ पोर्टल में होगा। इसका भी एक पूरा सिस्टम बना दिया गया है कि आप अपना लॉगिन करेंगे, उसमें आप जाएंगे, आप अपने फाइनेंस एंड लेखा के मॉड्यूल में आपने लॉगिन कर रखा है, उसमें जाएंगे, उसमें आप जाकर क्रय और निविदा संबंधी काम करेंगे। स्टूडेंट्स अपने छात्र एवं शैक्षणिक मॉड्यूल में जाएगा, और जो एम्प्लॉई हैं वो अपने प्रोफेशनल मॉड्यूल में जाएंगे। जो लोग स्टोर से, यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के स्टोर से जुड़े लोग हैं, जो परचेज से जुड़े लोग हैं, ऐसे ऑफिसर्स जिनका लॉगिन उनको फाइनेंस के लिए करना है, वो अपने इन्वेंट्री स्टोर, ऑडिट, पीएफ, जीपीएफ, ये पूरा अकाउंट सेक्शन अपना जो भी समर्थ के अंतर्गत इन सारे कामों को यूनिवर्सिटी कामों करेगा। अनुसंधान एवं गुणवत्ता मॉड्यूल, समर्थ में आपके पीएचडी की थीसिस जमा करना, आपके रिसर्च जमा करना, अपना एपीआई जमा करना, जो प्रोफेसर से अपना एपीआई भी जमा करेंगे, नैक, एनआईआरएफ, एआईसीटी से जो आपका डिस्कशन होगा, जो पत्राचार होंगे, जो रिसर्च संबंधी डेटा ट्रांसफर होंगे, जो रिपोर्टें जारी की होंगी, वो सारे के सारे अनुसंधान, रिसर्च एंड क्वालिटी मॉड्यूल के माध्यम से किया जाएगा। तो ये समर्थ के विभिन्न मॉड्यूल हैं, और पूछ लेगा आपके इंटरव्यू में, एग्जाम में, कि लगभग कितने मॉड्यूल हैं, तो आप बताएंगे मॉड्यूल, सब मॉड्यूल मिलाकर 40 से 42, यानी कि 40 से 42 काम तक समर्थ हमारा कर सकता है। ठीक है, धीरे धीरे इसको हम अधिक तेजी से विकास कर रहे हैं। 2019 में हमने स्टार्ट किया था, और कोशिश है कि इसके सारे के सारे मॉड्यूल 40 to 42 मॉड्यूल जो है, सारे के सारे मॉड्यूल विभिन्न यूनिवर्सिटी इसको अपनाना शुरू कर दिया है। आईटीओ संचार सेवाएं, आईटीओ संचार सेवाएं भी आपका क्या क्या काम करेगा समर्थ मॉड्यूल, इसमें आपका आईजीआरएस का काम करेगा। यदि किसी स्टूडेंट्स को, किसी एम्प्लॉय को, किसी थर्ड पर्सन को शिकायत करना है, तो उसके आईटी उसमें मॉड्यूल में जाएगा, और उसमें दिखेगा ग्रीवेंस रेडिसल, उसमें जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करेगा। फाइल ट्रैकिंग सिस्टम भी है, आपकी फाइल में कहाँ प्रगति हो रही है, कहाँ पहुँची है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय देखना चाहता है कि हमारी फाइल का क्या हुआ, कोई स्टूडेंट्स देखना चाहता है उसकी फाइल का जो एक नंबर मिला है वो फाइल कहाँ पहुँची है, उसको ट्रैक कर सकता है। संपत्ति प्रबंधन, यूनिवर्सिटी की हायर एजुकेशन की कोई प्रॉपर्टी है, उसकी एक प्रॉपर्टी का उल्लेख वो आपके समर्थ पोर्टल में एंट्री करेगा। ठीक, आरटीआई प्रबंधन, अगर वो आपको कोई जन सूचना मांगनी है या जन सूचना के माध्यम से कोई रिपोर्ट करना है, तो वह भी समर्थ पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन आरटीआई भी दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जो समर्थ पोर्टल है, आप एक लाइन में कह सकते हैं, समर्थ पोर्टल पेपरलेस पोर्टल है, पारदर्शी प्रणाली को बढ़ावा देने वाला है, खुलापन लाता है, और कम समय में बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। और हम ये कह सकते हैं पूरे के पूरे हायर एजुकेशन जो भी कार्य करता है, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस, रिसर्च, इन सभी कामों को एक पोर्टल के माध्यम से, एक आपके गवर्न ई सिस्टम के माध्यम से वो कम्प्रहेंसिव रूप से काम को करता है। यानी कि एक हायर एजुकेशन या कोई भी यूनिवर्सिटी
आपका जो यूजीसी से सीधे जुड़े हुए हैं वो समस्त कार्यों को समर्थ के माध्यम से काम करना होता है। ठीक है, तो आप ये बात समझ में आ गई। तो देखिए, एक चीज़ आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूं, मैं जो भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, हाल ही में हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रूप में 2018 में असिस्टेंट रजिस्ट्रार भर्ती हुए थे, 2022 में वो सारे के सारे डिप्टी रजिस्ट्रार हो गए थे और 27 सितंबर को वो सभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो सीधे भर्ती से आए थे वो सब के सब रजिस्ट्रार ऑफ आपका एग्जामिनेशन कंट्रोलर हो गए। अब आप देखिए, 7 साल की नौकरी में 4800 से प्रारंभ करके 7600 के स्केल में आ गए 7 साल के, और उनमें से जो 11 लोगों का ऑर्डर जारी किया गया है जो रजिस्ट्रार के पद पर, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के पद पर पदासीन हो गए हैं, जिसके कारण लगभग 11 पद डिप्टी रजिस्ट्रार के खाली हो चुके हैं। ऐसे और भी पद पहले से खाली चल रहे हैं। तो आपका जो अभ्यर्थी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वे अभ्यर्थी के लिए खुशखबरी है कि जब वो चयनित होंगे, आप अगर टॉप 15 का लक्ष्य रखेंगे, अभी से इंटरव्यू की तैयारी करते रहेंगे और मेरे एक एक वीडियो को सुनेंगे, ये सोच कर नहीं छोड़ देंगे कि ये हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार से रिलेटेड नहीं है। जितने भी मैं पॉलिटी के बना रहा हूँ, जितने भी मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बना रहा हूँ, ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए आरटीआई एक्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए हाउ टू फंक्शन पार्लियामेंट इम्पॉर्टेंट है, पार्लियामेंट अपना काम कैसे करता है, आपके लिए गवर्नमेंट के सेक्रेटरीट डायरेक्टरेट कैसे काम करता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है। चूँकि आप जब यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार के इंटरव्यू में जाएंगे तो आपके लिए सारे के सारे क्षेत्र इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कोई अभ्यर्थी जिले में नौकरी कर रहा है, कोई अभ्यर्थी निदेशालय में नौकरी कर रहा है, कोई अभ्यर्थी शासन में नौकरी कर रहा है, तो उसके लिए सेक्रेटरीट और डायरेक्टरेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप मेरे किसी वीडियो को इग्नोर मत करिए, सारे वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होंगे तो मैं कोई चीज़ रिपीट नहीं करूंगा कि आप ये सोचें कि इंटरव्यू सिलेक्शन होने के बाद मैं कोई चीज़ रिपीट करूंगा, तो रिपीट नहीं करूंगा। आप जितने ये वीडियो हैं केवल 30 मिनट का समय निकाल कर अगर नौकरी के साथ आप सुनते रहेंगे तो आप ये मान चलिए कि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप अच्छे से अपने इंटरव्यू को फेस करेंगे। तो मैं आपको फिर से बता दूं, 11 अभ्यर्थी 18 बैच के जो 18 में 19 में ज्वाइनिंग किया था जिन्होंने, वो 2025 में रजिस्ट्रार बन चुके हैं, 2 प्रमोशन लेकर ग्रेड पे 7600 में, और जिसके कारण लगभग 11 पद रिक्त हो गए बिल्कुल से डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए। पहले से पद रिक्त हैं, इसी बीच यूनिवर्सिटी भी बन गई हैं, उनके पद भी डिप्टी रजिस्ट्रार के पद खाली चल रहे हैं। तो लगभग जो आप 38 में से टॉप 20 स्टूडेंट्स होंगे, टॉप 20 असिस्टेंट रजिस्ट्रार होंगे, वो 2 साल के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर 100% पदोन्नत हो जाएंगे सीधे 6600 ग्रेड पे में। तो आपकी तैयारी डिप्टी रजिस्ट्रार के टॉप 20 के लिए होनी चाहिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के टॉप 20 के लिए होनी चाहिए, ताकि आप डिप्टी रजिस्ट्रार सबसे पहले बने। 38 वैकेंसी के सारे अभ्यर्थी एक बार में डिप्टी रजिस्ट्रार नहीं बनेंगे, लेकिन टॉप 20 जो लोग होंगे वो पहली बार में ही डिप्टी रजिस्ट्रार बन जाएंगे 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पूरा करने के बाद। इसलिए आप लोग मेहनत से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और एक एक टॉपिक को पढ़िए। मैं आपका समय नहीं बर्बाद कर सकता, ना मैं अपना समय बर्बाद कर सकता हूं, इसलिए मेरी बात को गंभीरता से लीजिएगा। ये चैनल निःशुल्क है, मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि आपको अधिक से अधिक इस चैनल के माध्यम से लाभ मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।